हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है और नए सिलेबस के अंतर्गत आज हम मानव शरीर की संरचना पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है एक जो बायोलॉजी के मानव संरचना से संबंधित जो भी 2-4 क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको तो पता ही है कि एमपीपीएससी की एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ही मायने होता है। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर की संरचना। तो दोस्तों, बिना देरी किए चालू करते हैं मानव शरीर की संरचना। तो दोस्तों, मानव शरीर की संरचना क्या होती है? आपको यहाँ पर 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि मानव शरीर में हड्डियों की संरचना, पेशियों की संरचना और मांसपेशियों की संरचना सभी कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में ही आज हमको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह आर्टिकल जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पूरे फैक्ट दिए हुए हैं जो एमपीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इजी हैं। आपको बस ध्यान से सुनना है और वीडियो को आखिरी समय तक देखते रहना है। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट की बात करूंगा मैं। मानव शरीर के अंदर आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, मानव शरीर के अंदर जो आहार नाल होता है और जो पाचन ग्रंथियां होती है वो सभी मिलकर ही पाचन तंत्र का निर्माण करती है। दूसरा फैक्ट है, लार ग्रंथियां यकृत एवं अग्नाशय पाचन ग्रंथियों के प्रमुख अंग है। तो कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाचन ग्रंथियों के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो लार ग्रंथियां, यकृत एवं अग्नाशय पाचन ग्रंथियों के प्रमुख अंग हैं। इसके बाद में तीसरे फैक्ट पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मानव के मुख में स्थित ग्रंथियां जिनसे लार का स्राव होता है उन्हें लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, तो ये लार का स्राव करती है। और लार में जो सलाइवा में जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है दोस्तों, ये भोजन में स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि हमारे मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे। टाइलिन नामक एंजाइम का कार्य जो है जो लार में पाया जाता है, ये भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उसे काय में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को काय में बदलता है, तो वो माल्टेज में बदलता है या माल्टोज में बदलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आमाशय में जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। तो जो जठर रस होता है दोस्तों, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम मौजूद होते हैं जो भोजन में स्थित प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में दिया हुआ है कि अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं जो अमाशय में जाता है, अमाशय में अम्लीय वातावरण होता है, यानी कि वहां पर HCl अम्ल का स्रावण होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि भोजन का पाचन करता है। इसके अलावा दोस्तों, छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है वो क्षारीय माध्यम में होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो वो अम्लीय माध्यम में होता है, यानी कि वहाँ का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि छोटी आंत में पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मनुष्यों का पाचन तंत्र यानी कि लीवर मानव शरीर में पाया जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होती है या यकृत होती है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे डिस्कस करेंगे, यकृत जो होता है इसके द्वारा बाइल जूस को सेक्रेट किया जाता है, यानी कि बाइल जूस को स्रावित किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, अग्नाशय द्वारा स्रावित रस को अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्रावित रस को पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। ये अभी ग्रुप 5 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 10 तारीख को, तो इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ये क्षारीय माध्यम में कार्य करता है, जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये छोटी आंत से लगा हुआ होता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, इंसुलिन के कम स्रावण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग पाया जाता है। ये क्वेश्चन जनरली पीएससी में पूछा जाता है। तो मनुष्य में इंसुलिन के कम स्रावण के कारण डायबिटीज नामक रोग हो जाता है दोस्तों, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों श्वसन तंत्र की। तो बिना देरी के डिस्कस करते हैं दोस्तों श्वसन तंत्र पे। श्वास लेने में जो अंग भाग लेते हैं
उन्हें श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। श्वसन के अंतर्गत श्वास को लेना और छोड़ना दोनों शामिल होते हैं। इसमें फेफड़े जो होते हैं उनका मुख्य कार्य जो है रक्त को शुद्ध करना होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व का फेफड़ा जो है वो अमेजन के जंगलों को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप 5 में आया था, ऑनलाइन एग्जाम थी दोस्तों, मैंने खुद ने अटेम्प्ट किया है तो मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों श्वसन के लिए एक संतुलित समीकरण क्या है। तो श्वसन में क्या होता है, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्लूकोज का पाचन करते हैं, जिससे कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं, 6 अणु जल के निकलते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है ATP के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है पूरे शरीर में ब्लड बहता है, तो वही ब्लड के परिवहन से संबंधित जो तंत्र है उसे ही रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। और इसमें भाग लेने वाले सभी अंग जो होते हैं वो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले प्रमुख अंग जो होते हैं हृदय होता है और रक्तवाहिनियां होती है, जिसमें जो रक्तवाहिनियां शुद्ध रक्त को ले जाती है उन्हें धमनी या आर्टरी कहा जाता है, और जो रक्तवाहिनियां अशुद्ध रक्त को ले जाती है उन्हें सिरा या वैन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है और हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो रक्तवाहिनियां हृदय से युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है उन्हें धमनियां, आर्टरीज कहते हैं, और जो रक्तवाहिनियां शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को ले जाती है उन्हें सिराएं कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 6 लीटर रक्त रहता है दोस्तों, 6 लीटर यानी कि आधा दर्जन लीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे रक्त की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड की। तो दोस्तों प्लाज्मा के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। प्लाज्मा जो होता है यह शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है और यह मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रक्त कणिकाओं की, ब्लड सेल्स की। तो जिन्हें रक्त कणिकाओं को लाल रक्त कणिकाएं जो होती है दोस्तों हमारे शरीर में, इन्हें RBC कहा जाता है। इनका पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है और इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि RBC का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है दोस्तों। इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है। इनका जीवन काल दोस्तों 80 से 120 दिन का होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा श्वेत रक्त कणिकाओं की। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है दोस्तों ये हमारे शरीर में, इसमें जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इन्हें WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है और इनका दूसरा नाम थैम्ब्रोसाइट्स होता है दोस्तों, थैम्ब्रोसाइट्स। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स की। तो जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ब्लड सेल्स होती है उन्हें प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु कहा जाता है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों प्लाज्मा जो होता है यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और शेष भाग जो होता है वो लाल रक्त कणिकाएं होती है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती है। इसके बाद में दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वो शरीर के भार का लगभग 7% होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके शरीर में जो रक्त है वो 7% होता है बस। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं RBC का जो आकार होता है वो उभयताल होता है, यानी कि दोस्तों ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है, जिन्हें बाइनोकेव कहा जाता है, यानी कि इस तरह से उभरी हुई होती है, ऐसी बाहर की ओर उभरी होती है। इसके बाद में दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो अस्थि मज्जा होता है वहां पर RBC का निर्माण होता है। इसके अलावा दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है दोस्तों, 20 से 120 दिन होता है। सॉरी, इसके पहले 80 से 120 दिन बोल दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाओं में RBC में हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है जिसे रेड पिगमेंट कहा जाता है। इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है दोस्तों, और RBC में जो रेड पिगमेंट पाया जाता है वो लाल रंग का होता है, इसीलिए ब्लड भी आपका लाल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका जो रक्त होता है लाल नहीं होता है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए RBC रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है दोस्तों इनमें
हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, सिर्फ आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा प्रति घन मिलीमीटर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या 8000 होती है दोस्तों। तो श्वेत रक्त कणिकाएं भी आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये 1 मिलीलीटर के में जो है 8000 की संख्या में पाई जाती है। इसके अलावा श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC का जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है या 2 से 4 दिन का होता है दोस्तों। 4-5 दिन की चांदनी होती है बस, ये 2-4 दिन का होता है। हालांकि यहाँ पर जीवन काल 24 से 30 घंटे दिया हुआ है और मैंने अपने लुसेंट के लेक्चर में पढ़ाया है कि इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसके अलावा दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में लगातार होता रहता है, यानी इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी और WBC दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा दोस्तों पट्टिकाणु यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं या जिन्हें हम थ्रोम्बोकाइट्स कहते हैं, ये केवल स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है इनमें बोकाइनेस नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त के जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप पे, ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो दोस्तों सन 1902 में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों। मनुष्यों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप समूह AB और ब्लड ग्रुप O, जिसमें ब्लड ग्रुप AB को ब्लड ग्रुप O को दोस्तों सर्वदाता और ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। यानी कि ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर होता है और ब्लड ग्रुप AB यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। इसके अलावा दोस्तों सैद्धांतिक रूप से आप जो है O समूह का रक्त किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहा जाता है। और समूह AB जो होता है इसे यूनिवर्सल ब्लड रेसिपेंट कहा जाता है। ये सभी रक्त समूह वालों के रक्त को ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मनुष्यों में रक्त का स्कंदन नहीं होता, जिससे उनके शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जिसे हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। अगर इन्हें एक बार घाव लग जाए तो ब्लड का बहना रुकता ही नहीं, जिससे उस व्यक्ति की अत्यधिक रक्त स्राव के कारण मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि आपका रक्त क्षारीय होता है। तो दोस्तों ऐसे द्रव जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय होते हैं। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल 100% रट लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कणी RBC में पाया जाता है। जिस मनुष्य के शरीर में यह पाया जाता है वह RH पॉजिटिव होता है और जिस मनुष्य के शरीर में यह नहीं पाया जाता वह RH निगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, लेकिन स्वस्थ मनुष्य का 72 बार धड़कता है। इसके अलावा दोस्तों एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है या रक्तदाब होता है वह 120 से 80 mm होता है, यानी कि इनके बीच में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जिसे कि रक्तदान कहा जाता है। तो दोस्तों रक्तदान महादान होता है, आपको पता ही होगा। बहुत सारे युवा लोग जो है रक्तदान देके पुण्य कमाते हैं, आप भी पुण्य कमाइए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रक्तदान की। तो रक्त आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, तो एक मनुष्य के शरीर के रक्त को दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराना ही रक्त आदान होता है। रक्त आदान को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है और रक्तदान करना पुण्य का काम माना जाता है, मैं भी मानता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में रक्त समूह के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए जो होता है इसके रक्त को ब्लड ग्रुप AB वाला जो है उसे रक्त प्राप्त कर सकता है ब्लड ग्रुप A को, और AO को भी ग्रहण कर सकता है। यानी कि डोनर जो होते हैं ब्लड A जो है वो AB का रक्त को क्या कर सकता है, ब्लड A जो रक्त दोस्तों जो ब्लड ग्रुप A वाला व्यक्ति है उसके रक्त को ब्लड ग्रुप A वाला ग्रहण कर सकता है और AB वाला ग्रहण कर सकता है, और ब्लड ग्रुप A वाले को A ब्लड ग्रुप वाला और O ग्रुप वाला दे सकता है। उसी तरह ब्लड ग्रुप B वाले को B वाला दे सकता है और AB वाला दे सकता है, और ये जो है BO वाला उसे ग्रहण कर सकता है। इस तरह दोस्तों ब्लड ग्रुप AB वाला जो है उसका ब्लड ग्रुप AB वाला ही ग्रहण कर सकता है, और ब्लड ग्रुप A AB और O वाला यानी कि सभी दे सकते हैं इसे, और O वाले को सिर्फ O वाला दे सकता है और O वाला सभी को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त के अध्ययन के लिए अब बात करेंगे दोस्तों हम उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन तंत्र या एक्सेटरी सिस्टम जो होता है, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन ग्रहण करके पचा लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं, पूरा रस निकाल लेते हैं, पूरा चूस लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बनता है उसे बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एक्सेटरी सिस्टम कहा जाता है।
तो जीवों के शरीर में उपपजी क्रियाओं के फलस्वरूप बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो तंत्र बना होता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले तंत्र उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नाक, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत एवं किडनी ये सभी मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अगले फैक्ट पर। तो पाचन क्रिया के दौरान हमारे शरीर का कुछ हिस्सा पाचन क्रिया के दौरान हमारे भोजन का बहुत सारा हिस्सा जो होता है, कुछ हिस्सा जो होता है वो अनपचा रह जाता है, जो बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है और वहां से यह ठोस मल के रूप में शरीर के बाहर गुदाद्वार द्वारा निकाल दिया जाता है। तो पहले भोजन दोस्तों छोटी आंत में जाता है, फिर उसके बाद में बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में हमारे भोजन से नमक और जल का अवशोषण होता है और बाद में उस भोजन को शरीर से बाहर गुदाद्वार के द्वारा निकाल दिया जाता है। इस तरह दोस्तों हमारे शरीर में पाचन की क्रिया चलती है। मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या 2 होती है। यह भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में हम नाइट्रोजनी पदार्थ को लेते हैं। और आपको पता है प्रोटीन जो होता है एमाइड समूह का पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि उसके पाचन पर अमीनो अम्ल बनता है और जो अमीनो अम्ल के पाचन पर अमोनिया गैस बनती है और वो अमोनिया गैस हमारे शरीर में पानी के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करती है और जो यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर में बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे यूरिन से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को हमारे अलग करने का जो कार्य वो किडनी करती है, यानी कि हमारे ब्लड से नाइट्रोजन को अलग करने का काम किडनी का होता है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उससे डायलिसिस किया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से उसके रक्त से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर देखेंगे दोस्तों। वृक्क का निर्माण लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होती है वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है, स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है। इसके अलावा नेफ्रॉन को कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों वृक्क के काम करने के कारण मनुष्य को जीवित रखने के लिए डायलिसिस नामक आपात सेवा दी जाती है जिनकी किडनी खराब हो जाती है ज़्यादा ड्रिंकिंग के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे में लगभग 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो हमारा शरीर जो होता है दोस्तों, हम रोज जो है 2 लीटर मूत्र का विसर्जन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, स्केलेटल सिस्टम। तो दोस्तों आपका शरीर का जो बाहरी ढांचा होता है उसे ही कंकाल तंत्र कहा जाता है, जो आपके शरीर को आधार प्रदान करता है और आपके शरीर की बनावट को डिसाइड करता है। तो दोस्तों बात करेंगे हम हमारे देश के महान वीरों की, सुरवीरों की। जैसे कि शिवाजी महाराज थे, वो काफ़ी ऊंचे थे, लंबे थे, चौड़े थे। वैसे ही महाराणा प्रताप, तो उनका कंकाल तंत्र बहुत ही मजबूत था दोस्तों। और पहले के समय के जो लोग होते थे उनका कंकाल तंत्र काफ़ी मजबूत होता था। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग जो है सारे कार्य आर्टिफिशियली करने लगे। कहीं जाना होता है तो कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। तो इस वजह से हमारा शरीर जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता और ज़्यादातर कंकाल तंत्र जो होता है इसको विकसित करने के लिए हमारे शरीर में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारे खान पान और मौसम और वातावरण को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो दोस्तों कंकाल तंत्र में अस्थियां यानी कि हड्डियां और उनसे संबंधित संरचनाएं सम्मिलित है जो शरीर का ढांचा बनाती है और उसे निश्चित आकार प्रदान करती है। अस्थियों को तंत्र का अंग यानी कि ऑर्गन्स कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है, लेकिन जन्म के समय इनकी संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती है, तो 206 होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो होती है दोस्तों वो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर में अस्थियों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खोपड़ी की हड्डियों की संख्या 8 होती है। हमारी जो खोपड़ी होती है वहां पर 8 हड्डियां होती है दोस्तों। यह एक सुदृढ़ रचना है जिसे मस्तिष्क का कोष याक्रेनियम कहा जाता है दोस्तों। यानी कि हमारे मस्तिष्क को जो आधारभूत सुरक्षा प्रदान करता है वह खोपड़ी की हड्डियां होती है। इसके अलावा जो चेहरे की हस्तियां होती है दोस्तों, बोन्स ऑफ द फेस, ये जो होती है खोपड़ी से नीचे का भाग चेहरा होता है। इसमें अस्थियों की संख्या 14 होती है दोस्तों। आपके फेस में 14 अस्थियां होती है दोस्तों। इसके अलावा धड़ की अस्थियां यानी कि जो आपके गले में होती है, बोन्स ऑफ द ट्रंक। धड़ की अस्थियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कशेरुक दंड यानी कि वर्टेब्रल कॉलम होता है दोस्तों। जब पुराने समय में 2 राजाओं की लड़ाई होती थी तो एक राजा दूसरे राजा का धड़ से अलग कर देता था, तो वही धड़ में जो हड्डी होती है दोस्तों उसे कशेरुक दंड या वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है, वही उखाड़ देते थे, जिसे गुल्फा कंकाल का मध्य आधार या सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटल कहा जाता है। और मनुष्य का संपूर्ण कंकाल पदानुंगलियां कशेरुक दंड में अस्थियों की संख्या जो होती है दोस्तों 33 होती है। इसके अलावा दोस्तों सभी कशेरुक दंड के अंदर एक नली होती है जिसमें मेरुरज्जु रहता है। तो आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर मेरुरज्जु होती है दोस्तों, यानी कि एक प्रकार की जो आपके शरीर की जो संवेदी अंग होता है कशेरुक दंड होता है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, जिससे आपके पूरे शरीर में संवेदी क्रियाएं जो है कंट्रोल की जाती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, छाती की जो हड्डियां होती है 24 पसलियां होती है, 12 जोड़े पसलियां होती है दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर में 12 जोड़े या पसलियां होती है दोस्तों। तो आपका जो मेरुरज्जु होता है दोस्तों, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, और जिन लोगों को लकवा मारता है तो उन लोगों की ये मतलब कि जो मेरुरज्जु होती है वही प्रभावित होती है, जिसके कारण उनका शरीर का आधा भाग जो है वो काम नहीं करता है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हाथ की अस्थियां, बोन्स ऑफ द हैंड। तो हाथ की प्रमुख अस्थियों में स्केपुला, रेडियस और अल्ना है। तो स्केपुला, रेडियस और अल्ना है। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। इसके अलावा पैरों की अस्थियां जो होती है, इसमें पटेला, टॉर्सस, फीमर, टीबिया और फिबुला है। इसके अलावा दोस्तों शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कान की जो अस्थि होती है दोस्तों, इसे स्टेपीज नामक अस्थि होती है, जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, काफ़ी मुलायम होती है। इसे आप जो है हाथ से मोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम तंत्रिका तंत्र की। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे तंत्रिका तंत्र पर। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है, और यह हमारे शरीर की सभी संवेदी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम अगर किसी का खराब हो जाए तो उसका पैर भी काट दिया जाएगा तो उससे दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम हमारे कंप्यूटर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, लेकिन मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, यह उसके मेरुरज्जु में होता है, जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। और दोस्तों जो मेरुरज्जु होती है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा यानी आपके मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसलिए बोला जाता है कि चेती में न मार। ठीक है दोस्तों, बालाघाट में डायलॉग चलता है, चेती में न मार यार, दिमाग छोटा होता है। तो दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो हमारे पश्चिम मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और ये काफ़ी कमजोर भाग होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट लगाकर बाइक चलाओ, लेकिन फिर भी दोस्तों लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका तंत्र के अंग हैं। तो तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण अंग आपका ब्रेन होता है, मेरुरज्जु होती है और तंत्रिकाएं होती है, जो आपके शरीर में सभी अंगों में फैली होती है। इसके अलावा दोस्तों मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, और मस्तिष्क ही हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। वृहत मस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है, जिसकी संरचना आप जो है चित्र में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे उबड़ी उबड़ी संरचनाएं होती है। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, दूसरा मस्तिष्क होता है जिसे सेरिबेलम कहा जाता है, इसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों आपका मेड्यूला ऑब्लांगेटा, जिसे सुषुम्ना मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ये सुषुम्ना मस्तिष्क होता है। इसके बाद में अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। वृहत मस्तिष्क या सेरिब्रम क्या होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है उसे सेरिब्रम कहा जाता है। यह इच्छा शक्ति, स्मरण, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलने एवं शरीर में चेतना के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि आपका शरीर के चेतना का केंद्र होता है दोस्तों। इसके अलावा लघु मस्तिष्क जो होता है, यह आपके शरीर में संतुलित एवं मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, शरीर को संतुलित करता है और मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सुषुम्ना यानी कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है, जो कि कशेरुक दंड से न्यूरल के नाल में प्रवेश करने के बाद मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, यह इसका स्पाइनल कार्ड कहलाता है, तथा यह हृदय की धड़कन, पाचन अंगों एवं श्वसन के अंगों को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कार्ड जो होता है दोस्तों, यह आपके शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके श्वास नलिका को ये बंद कर देता है और भोजन को आहार नाल में डाल देता है। इसके अलावा दोस्तों आपके श्वसन की गति को भी धीमा या फास्ट कर देता है, बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। इसे दोस्तों एक प्रकार से संवेदनाओं का केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में जिन अंगों से पर्यावरण और बाहरी निवेश का ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जैसे आपकी आंखें, त्वचा, जिह्वा, कर्ण तथा बाह्य इंद्रियां हैं। तो दोस्तों आपके नेत्र जो होते हैं ये किसी वस्तु को देखने में यूज किए जाते हैं। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पर पड़ता है और वो वस्तु आपको दिखाई देती है। इसके बाद में त्वचा जो होती है दोस्तों, ये आपको टेम्परेचर का अनुभव करवाती है। इसके अलावा खुरदुरापन, ये सारी चीज़ें ये करवाती है। इसके अलावा जीवा, आपकी जो टंग होती है दोस्तों, बाहरी भाग जो होता है जीवा का, सबसे किनारे का जो भाग होता है वो जो है किसी चीज़ का नमकीन को टेस्ट करवाता है। इसके अलावा बीच का भाग जो होता है दोस्तों, वो मीठे के अनुभव को करवाता है, और जो अंदरूनी भाग होता है वो कड़वे के अनुभव को करवाता है। कर्ण जो होता है दोस्तों, ये आपको आवाज़ सुनने में मदद करता है, जिसके आधार पर आप अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इससे आप कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो कर्ण जो होता है दोस्तों, मनुष्य के सुनने के लिए 45 से 50 डेसिबल की वॉइस जो होती है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों मैंने लूसेंट की पूरी प्लेलिस्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और परीक्षा मंथन की कंप्यूटर को भी पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाक भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसकी ग्रहण क्षमता जो होती है
लिमिटेड होती है, लेकिन कुत्तों की घ्राण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। वो सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि मछली, मुर्गा, मटन, अंडा किसके घर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब हम बात करेंगे पेशी तंत्र की। पेशी तंत्र जो होता है दोस्तों, मनुष्य के शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाली मांसपेशियों के समूह को पेशी तंत्र या मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। शरीर के अस्थियों से जुड़े गद्देदार और मांसल भाग को मांसपेशियां कहा जाता है, मसल्स कहा जाता है। तो देखा होगा दोस्तों आपने सलमान खान के 16 के डोले, तो दोस्तों वो 16 के जो डोले होते हैं उन्हें मांसपेशियां कहा जाता है। और ये मांसपेशियां बनाने के लिए डेली वर्जिश करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी ऐसी मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो डेली रनिंग करें, सुबह उठे, योगा करें और अच्छा भोजन ले प्रोटीन युक्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे अब हम जनन तंत्र की। ये काफी महत्वपूर्ण तंत्र होता है दोस्तों, इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। प्रत्येक जीव को अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर 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 प्रजनन करना होता है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। और ऐसा करने के लिए जिन तंत्र का उपयोग किया जाता है उसे जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनन तंत्र या प्रजनन अंगों से मिलकर जिन अंगों का निर्माण होता है उसे प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो मनुष्य में प्रमुख प्रजनन अंग होते हैं दोस्तों, वृषण यानी टेस्टिस, अधिवृषण यानी कि एपिडियमेसिस, शुक्राशय यानी कि सेमिनल, विसल, शुक्रवाहिका यानी कि वेस डेफरेंस और शिश्न यानी पेनिस नर जनन अंग होते हैं दोस्तों। इन्हें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। इसके अलावा नर में एक जोड़ा अंडाकार वृषण होता है दोस्तों, जो 2 गोले रूपी संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें ही वृषण कहा जाता है। ये अंडाकार होते हैं। इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है यानी कि स्पर्म्स बनते हैं तथा नर हार्मोन्स का स्रावण होता है यानी कि टेस्टेरोन यहीं पर बनता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बॉक्सर लोग जो होते हैं वो डोपिंग के केस में फंस जाते हैं। वो लोग क्या होते हैं कि आर्टिफिशियली रूप से टेस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जिनसे उनको ज़्यादा उत्साह आ जाता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और विरोधी को हरा देते हैं, लेकिन वो डोपिंग है दोस्तों, वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं में जो जनन अंग होते हैं जैसे कि योनि यानी जिसे वेजिना कहा जाता है दोस्तों, ओवरी अंडाशय जिसमें कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडवाहिनी जिसके द्वारा अंडाशय से अंडाणु जो है फेलोपियन ट्यूब में आता है और 14वें से 18वें दिन के बीच में अगर सेक्स होता है तो माँ प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये अंडवाहिनी जो होती है दोस्तों, इसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है और इसकी नलिका को बांध दिया जाता है। उसे ही हम दोस्तों स्त्रियों में नसबंदी कहते हैं, जिसे कि हम फेलोपियन ट्यूब को बांधना भी कहते हैं। इसके अलावा गर्भाशय या यूटेरस जो होता है जहाँ पर बच्चे का भ्रूणीय विकास होता है, ये सभी मादा जनन अंग है या मादा जनन तंत्र के भाग हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रजनन जो होता है मनुष्य में या किसी भी जीव में 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको दोस्तों अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अकेले नया जीव उत्पन्न कर लेता है, जैसे अमीबिया, बैक्टीरिया, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशीय जीव होते हैं, जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जिनका शरीर या जनन तंत्र ज़्यादा विकसित नहीं होता है, वो अलैंगिक प्रजनन का उपयोग करते हैं। और कुछ पौधे भी होते हैं जो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैंगिक प्रजनन वह होता है जिसमें नर एवं मादा दोनों आपस में मिलते हैं और उनका मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में मिल करके एक नया जीव उत्पत्ति करते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय इत्यादि दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अंडाणु की। तो मनुष्य में जो अंडाणु होता है ओवा, वो मादा के अंडाशय नामक जननांगों में निर्मित होता है तथा गर्भाशय में इसका मुक्त होना अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है दोस्तों। तो महिला के पूरे जीवन काल में कई 400-500 अंडाणु बनते हैं दोस्तों, जो हर मंथ उनके अंडाशय से बाहर निकल के कहाँ पर आते हैं, वो उनके गर्भाशय में आते हैं। और फिर जब अगर सेक्स नहीं होता है तो वह अंडाणु क्या हो जाता है, फूट करके ब्लड सेल्स के साथ बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को मोनोपास कहा जाता है, जो स्त्रियों में हर 28वें दिन में पाया जाता है, हर 28 दिन में होता है। और यह किसी महिला में मासिक धर्म उस महिला के मतलब कि यौन विकास के लिए उत्तरदायी होती है। अगर कोई महिला का मासिक चक्र चालू हो गया, इसका मतलब वह प्रजनन के लिए तैयार हो चुकी है, वह महिला या मादा जो भी है दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करेंगे शुक्राणु की। तो शुक्राणु का निर्माण जो है दोस्तों मनुष्य के नर के वृषण में होता है और किसी लड़के में मूंछों का उगना और पुबर्टी के लक्षणों का दिखाई देना ही उसमें वृषण के विकास को प्रदर्शित करता है। और जब किसी व्यक्ति या किसी पुरुष के वृषण विकसित हो जाते हैं तो उसमें शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जो कि वृषण की सर्टोली कोशिकाओं में होता है। और शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है दोस्तों। और मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं दोस्तों। एक गुणसूत्र क्या बला है? गुणसूत्र जो होता है ये कोशिका होती है हमारे शरीर में। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर तारनुमा जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिड कहा जाता है। और ये क्रोमेटिड जब होता है, कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम की रचना बनाता है। और वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रत्येक जीव की कोशिका में निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो कायिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं और एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और इन्हीं गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर माता और पिता दोनों के जो गुण होते हैं उनकी संतानों में आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अध्यावरण तंत्र की या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की। तो दोस्तों शरीर के अंगों को बाहरी रूप से सुरक्षा देने वाले अंगों को अध्यावरण तंत्र या इंटेग्यूमेट्री सिस्टम कहा जाता है। तो आपकी जो त्वचा होती है वो आपके शरीर को बाहरी आवरण दिखाती है, आपको गोरा, काला, सांवला रंग प्रदान करती है। तो त्वचा तथा बाल अध्यावरण तंत्र का प्रमुख अंग है। त्वचा हमारे शरीर को बाह्य वातावरण के तापमान के प्रभाव से बचाती है, हमारे शरीर को एक आधार प्रदान करती है, हमारे ब्लड को अंदर वाहिनियों में अगर हमारे शरीर में त्वचा नहीं होती तो हमारी धमनियां, सिराएं सब बाहर से दिखाई देती दोस्तों। कोई भी व्यक्ति देख के डर जाता कितना गंदा आदमी है। इसीलिए दोस्तों त्वचा जो होती है वो शरीर का सबसे बाहरी आवरण होती है जो संपूर्ण शरीर को ढाके रखती है और वातावरण के प्रभाव से बचाती है और धूप, छांव, गर्मी, ठंडी से बचाती है। इसके अलावा दोस्तों अध्यावरण तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना और बाहरी आघात से बचाना होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र या तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां होती है जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती है जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के उद्दीपन और संवेदनाएं पाई जाती है। तो दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित नलिका विहीन ग्रंथि जो हार्मोन्स को अंतःस्रावित करती है और जो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो हार्मोन्स का कार्य शरीर के सभी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। और हार्मोन्स जो होता है दोस्तों एक प्रकार का रसायन होता है जो हमारे शरीर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट को डालता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि की। यह पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये छोटे आकार की होती है लेकिन इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में थायराइड ग्रंथि, ये गले में पाई जाती है दोस्तों। यह जो होती है हमारे शरीर के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करती है जो गले में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो थोड़े नीचे में पाई जाती है और यह भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है जो आगे हम जाकर डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है दोस्तों इसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में वृद्धि, एंटीड्यूरिक यानी कि एडीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग नामक हार्मोन्स का भी स्रावित करती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एंटीड्यूरेटिक यानी एडीएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि एफएसएच हार्मोन्स और इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग नामक हार्मोन्स भी स्रावित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो होती है यह थायरॉक्सिन, ट्राइओडोटिरोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है तथा शारीरिक वृद्धि और उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जिनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है इसका मतलब यह है कि उनकी थायराइड ग्रंथि प्रॉपरली वर्क कर रही है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि अगर ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का स्रावण करती है तो उससे भी हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और अगर कम मात्रा में श्रावण करती है तो उससे भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन सभी का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी होता है, सारी हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथियों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है दोस्तों इसके द्वारा कार्टिसोन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है तथा ये ग्लूकोज के निर्माण में वृद्धि और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायता करता है। तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये कार्टिसोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है तथा ये ग्लूकोज निर्माण में और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में वृद्धि करता है, यह सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि या जो पायराइड ग्रंथि होती है।
तो दोस्तों ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि, ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करती है और जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है उन्हें शुगर रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट की उपापचय क्रिया को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा दोस्तों भोजन में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है और इससे घेंगा रोग हो जाता है, यानी आपके गले का आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्यूलर कोशिकाओं का एक समूह होता है जो शरीर की वृद्धि और रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा मानव शरीर की रचना वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो यह वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों ये पीएससी का चैप्टर वाइज मैं आपको पीएससी के सिलेबस का ये टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो पीएससी के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं साइंस के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मैं सीरियल वाइज डालने वाला हूं। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को निरंतर विजिट करते रहें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।